To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वर्सेटाइल आशुतोष, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको शेयर को सिलेक्शन करना है। किस तरह से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं किसी शेयर में, तो कैसे चेक करें कि कौन सा शेयर हमारे लिए बेटर होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ की फाइनेंशियल रेशियो बताऊंगा, जिससे कि आप हेल्थ चेकअप कर सके, उनका हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आप जनरली ये सब काम हमें खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप, जैसे कि मैंने देखा है कि मान लीजिए कि अगर अपनी डेली लाइफ में भी देखेंगे, हम 10 रुपए खर्च करते हैं तो काफी सोच समझ के खर्च करते हैं। बट मैंने देखा है कि बहुत सी बार लोग लाखों रुपए किसी कहने पे खर्च कर देते हैं, या किसी ने बोला कि ये शेयर ले लीजिए, आप रातों रात इससे जो साल 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे। तो भैया कहने में बहुत आसान होता है, बट आप खुद से उन चीजों को समझिए कि हाँ वास्तव में अगर किसी ने बोला है तो क्या ये बात सही है। तो खुद से एनालिसिस करिए कि क्या फाइनेंशियल हेल्थ है किसी कंपनी की, कैसी क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन लेना सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या हमारे लिए, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 4-5 बैंक है, उस बैंकों में अगर आप कंफ्यूजन है कौन सा मैं शेयर लूँ अभी, तो कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, इतना कोई बड़ा भारी नहीं है, लेकिन वो की फाइनेंशियल रेशियो में थोड़ा समझ में आना चाहिए। वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें जो है हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो अर्निंग पर शेयर जो होता है, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि अर्निंग पर शेयर टेल्स हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न पर शेयर, मतलब पर शेयर में कितना प्रॉफिट अर्न करना है इसके बारे में कह रहा है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, कंपनी हैविंग अ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 10 करोड़ विच मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़, तो उसका ईपीएस कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ईपीएस के बारे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 रुपए ईपीएस बढ़िया है, 20 रुपए ईपीएस, हम नंबर की ओर नहीं देखें, हम देखेंगे यहाँ पर कि ईपीएस हाई होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। मतलब ग्रोथ में अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या फिर ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, कंसिस्टेंट है, तो वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम देखें यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की और एचडीएफसी कंपेयर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे, देखो मार्च 15 से लेकर या 19 तक लगातार गिर रहा है। बट अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो मार्च 19 तक अगर हम कंपेयर करें तो देखो लगातार इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अगर ये नंबर पे मत जाइए 67 रुपए 60, आप ये देखिए कि कंसिस्टेंसी किसमें है। यहाँ पे देखिए लगातार कंसिस्टेंटली मतलब अर्निंग पर शेयर जो है लगातार अर्निंग बढ़ रही है और यहाँ पर लगातार अर्निंग घट रही है। तो ये हम क्या चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपेरिजन करना है। आइए, तो सिंपल सा है कि पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मींस प्राइस इन्वेस्टर इज पेइंग फॉर एवरी 1 रुपीज अर्निंग ऑफ द कंपनी। जैसा कि यहाँ पर अगर फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे कि शेयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय द ईपीएस, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अर्निंग पर शेयर अर्निंग कितनी हुई। तो हम शेयर प्राइस से जो अर्निंग को हम डिवाइड करेंगे तो हमें सीधा सा ये पता लग रहा है कि कितना प्राइस इन्वेस्टर दे रहा है एवरी 1 रुपीज ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये पी रेशियो को स्पेशली हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे कि दो अगर एक ही सेक्टर की कंपनी है, जब भी जितने भी रेशियो हैं इन सभी रेशियो को हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो एक ही सेक्टर की कंपनी लेंगे हमेशा। ठीक है, तो व्हेन वी कंपेयर द इंडिविजुअल पी विद द इंडस्ट्री पी, we will come to know which stock is undervalued or which stock is overvalued। तो मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री पी का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है उनका इंडस्ट्री का पी, तो उससे अगर इंडिविजुअल किसी बैंक है उसका पी कम आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है। अगर उसका पी उससे ज्यादा आ रहा है इंडस्ट्री के पी से, तो मतलब वो ओवर वैल्यूड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। और पी रेशियो एक अकेला पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल सके कि कंपनी जो है मतलब ये बेस्ट है हमारे लिए। और भी पैरामीटर है, उन सबको देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। तो पी रेशियो आपको कहाँ हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जैसे मान लीजिए 2 कंपनी है, अगर आपके पास में 2 कंपनी है या फिर 2 एप्पल है आपके पास में, एक एप्पल फ्रेश है एक एप्पल सड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि जो सड़ा हुआ एप्पल अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप लेंगे क्या, उसको नहीं लेंगे, आप फ्रेश एप्पल ही लेंगे। बट अगर ऐसी कंडीशन है कि 2 एप्पल है आपके पास में, दोनों फ्रेश है,
दो एप्पल है और दोनों फ्रेश एप्पल है, अब दोनों फ्रेश एप्पल में से कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है वो लेना पसंद करेंगे जो सस्ता हो। अब सस्ता हो तो सस्ते वही कंडीशन आती है कि दो कंपनी है जो कि फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग है, सारा पैरामीटर अच्छे हैं, अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो हम कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो हम वो लेना पसंद करेंगे जो कि सस्ता हो। अब यहाँ पे जो स्टॉक विच इज अंडर वैल्यूड करंटली हैज गुड फ्यूचर अपसाइड पोटेंशियल, मतलब अगर वो अंडर वैल्यूड है तो वो उसकी ज्यादा बढ़ने की संभावना ज्यादा है। मान लीजिए अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक 500 रुपए का है, कोई स्टॉक 1000 रुपए का है अलग अलग बैंक का, तो आप सोच रहे 500 रुपए वाला सस्ता है तो ये ले लूं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं करेंगे आप। सस्ता वो नहीं, आप यहाँ से चेक करेंगे पी रेशियो से आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली में वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मारुति की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो, तो यहाँ पे इसका इंडस्ट्री पी 16 है, इसका पी 24 है, तो अभी देख रहे हैं ओवर वैल्यूड है। बट अकेले इससे नहीं कह पाएंगे, हम दूसरों से कंपेयर करेंगे, दूसरे कंपेरिजन में क्या है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अकेले पी के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे, दूसरे और भी पैरामीटर देखेंगे और रेशियो देखेंगे। अगर वो रेशियो किसी कंपनी के ज्यादा अच्छे हैं तो फिर वहां पे हम ज्यादा पी है तो भी वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दो सारे पैरामीटर अच्छे हैं और उसके बाद में अगर डिसाइड करना है तो फिर पी हमें हेल्प करेगा वहां पर। तो आप देखिए अगर हम मारुति की बात करें और अगर हम बैंक की बात करें, तो बैंक की बात करें, जैसे मान लीजिए बैंक की बात करें, तो इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करके इसका इंडस्ट्री पी रेशियो कुछ अलग है, उसका इंडस्ट्री पी अलग है। तो हम आईसीआईसी बैंक और मान लीजिए एचडीएफसी बैंक को मानते हैं कि दोनों, आपको लग रहा है दोनों बैंक शानदार है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ इसका बढ़िया है, दोनों ग्रोथ रेट अच्छी है, तो अब क्या करें? तो दोनों का तो कौन सा अंडर वैल्यूड है? आप देखिए यहाँ पे इसका जो है इंडस्ट्री पी हमारा क्या है 26.18, इसका पी है यहाँ पर एचडीएफसी का 18.68। और अगर हम आईसीआईसी की बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक का कितना पी है 22। तो हम कंपेरिजन यहाँ पे एचडीएफसी का देख रहे हैं कि एचडीएफसी दोनों फ्रेश एप्पल है, तो दोनों फ्रेश एप्पल में से अंडर वैल्यूड में सस्ता कौन सा है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एचडीएफसी बैंक हमें सस्ता लग रहा है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं और भी रेशियो देखते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी रेशियो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि रिटर्न ऑन इक्विटी मींस रिटर्न अर्न बाय द कंपनी ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे दिए हैं उनका इस्तेमाल कंपनी सही कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उनका इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ वेल द मनी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। तो इसमें हमें ये पता करेंगे कि कितना रिटर्न दे रही है, कितना वो उसका यूटिलाइज प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर पा रही है। तो उसका हमें पिछला 4-5 साल का ट्रेंड देखिए कि कितना कंसिस्टेंसी है कि नहीं उसके अंदर, तो वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर वो भी आ जाता है और दूसरा जो डेट है वो भी आ जाता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स रिटर्न अर्न बाय द कंपनी ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बोथ इक्विटी शेयर होल्डर और डेट होल्डर, तो दोनों ने जो पैसा दिए हैं उन दोनों का जो वो इस्तेमाल कैसे कर रही है, उन पर क्या रिटर्न ले पा रही है कंपनी, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये हम अलग अलग, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब एक सेक्टर की बात करेंगे तो एक ही सेक्टर की कंपनियों को लेंगे। जैसे कि अगर आप उल्टा सीधा करने लग गए, तो अगर मान लीजिए हम मारुति की बात करें तो मारुति का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं आप तो 21, क्योंकि ये तो बड़े बड़े प्लान डालेगी, एक्सपांशन करेगी, जो भी करेगी, तो यहाँ पे इसका अलग कहानी है। अगर इसको बैंक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। बैंक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 3 के आसपास आ रहा है। तो ये कहना है कि भैया एचडीएफसी बैंक से मारुति अच्छी है, ऐसा नहीं है। हम एक ही सेक्टर की कंपनियों को कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कंपैरिजन का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं किसका एचडीएफसी बैंक का, और साथ में हम आईसीआईसी बैंक का देखते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का देखेंगे अगर हम, तो आईसीआईसी बैंक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो है इसका जो है यहाँ से लगातार थोड़ा सा यहाँ से गिरता हुआ चला जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से गिरता चला पिछले 3 क्वार्टर से, पिछले 3 मतलब सालों से। आप देखिए मार्च का ये 3 सालों से लगातार जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा गिर रहा है। बट अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो लगातार वो जो है लगभग कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर नोट करेंगे, ये चीजें हमारे हेल्प करेगी कि क्या बेटर है हमारे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसलिए पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कि इट मेजर कंपनीज कैपेसिटी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेट, मतलब जो उसने उधार लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ, उसको देने की, रिपेमेंट करने की क्षमता इसके अंदर है या नहीं, कितनी कैपेबिलिटी है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस by the company's interest expenses
फॉर द सेम पीरियड। तो इसका आप फॉर्मूले से समझ जाएंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये पैरामीटर जो होता है इंटरेस्ट यूज इन्वेस्टर यूज दिस ICR टू डिटरमाइन द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वेदर द कंपनी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एक्स्ट्रा डेट। कंपनी हैंडलिंग मतलब कैपेबल है नहीं है, उसको जो मतलब जो भी उसके पास कर्जा है उसको देने की क्षमता उसके अंदर है नहीं है। क्रेडिटर यूज दिस रेशियो टू चेक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अब अगर ये रेशियो 1 से कम हो जाता है तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, इफ द इंटरेस्ट ICR रेशियो इज लोअर देन 1 इट इंडिकेट कंपनी हैज हायर डेट बर्डन विद हायर पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी। तो आप ये देखिए सीधा सा अगर 1 से कम होगा, 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा है कंपेयर टू अर्निंग, अर्निंग के कंपैरिजन में उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब कंपनी की हालत खराब है, वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रही है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई कंपनी का रेशियो जो ICR रेशियो अगर 1 से कम जा रहा है तो थोड़ा सा हम सोचने वाली बात है। तो कंपैरिजन करते समय हम देखेंगे कि ICR रेशियो किसका ज्यादा है, जितना ज्यादा है तो हमारे लिए बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या दिखाता है हमें, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यूटिलाइज टू कंपेयर द कंपनी की मार्केट प्राइस को इसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। समझे बात को, मार्केट प्राइस जो कंपनी की जो है उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। तो अभी मैं पूरा आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो बुक वैल्यू पहले तो क्या होती है, बुक वैल्यू इट इज द अमाउंट दैट विल रिमेन इफ द कंपनी लिक्विडेट इट्स असेट एंड रिपे ऑल इट्स लायबिलिटी। अगर कंपनी क्लोज हो जाती है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कंपनी क्लोज हो जाती है तो उसका रिपेमेंट वगैरह सब जो लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू असेट माइनस लायबिलिटी, तो ये इसकी बुक वैल्यू हो गई। मतलब ये पैसा है आज की तारीख में कंपनी का, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो ये, तो बुक वैल्यू पर शेयर हम निकाल लेंगे। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। तो ये वो पैसा है, इट इज द प्राइस इफ द कंपनी क्लोज व्हाट यू गेट पर शेयर। मतलब मान लीजिए 500 रुपए अगर आज की तारीख में आपने पर शेयर के हिसाब से दे दिए, बट बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए आ रहा है तो आपको 100 रुपए मिलेगा। अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो आपको 100 रुपए के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये हमें बताएगा कितना गुना आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है कि अभी अगर करंट की बात करें, हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें, तो इट इज यूजफुल फॉर टेंजिबल असेट कंपनी। ये जो स्पेशली जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है टेंजिबल असेट कंपनी के लिए ज्यादा यूजफुल है और स्पेशली रिलायबल इन केस ऑफ असेट इज एप्रिशिएटिंग। असेट एप्रिशिएटिंग का मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम, असेट माइनस लायबिलिटी करके बुक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें एप्रिशिएटिंग असेट कौन सी हो गई, जैसे लैंड हो गया, बैंक के पास में गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है, गोल्ड है उसके पास में, लोगों का गोल्ड पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, सब एकदम एप्रिशिएटिंग है। और अगर जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट कंपनी, तो लैंड है उसके पास में, तो वो एप्रिशिएटिंग है। बट डेप्रिशिएटिंग असेट वाली कंपनी कौन सी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट डला हुआ है, बड़ा बड़ा प्लांट डला हुआ है, मशीनरी उसके पास, तो वो तो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये उस केस में थोड़ा यूजफुल नहीं होगा जिस केस में जो इंटेंजिबल असेट केस में क्या मतलब टेक्नोलॉजी है, ब्रांड है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी। अब सॉफ्टवेयर कंपनी तो आदमी की एक कमरे में खोल लेता है, एक कमरे मतलब 10 बाय 10 के कमरे में आदमी बैठ करके सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेता है और लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। तो वहां पे बुक वैल्यू निकालेंगे आप तो वहां पे क्या आएगी, असेट जो है टेंजिबल असेट तो उसका सही नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल की बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर, अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस जो है, टीसीएस नहीं स्टेट बैंक अभी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए ये बुक वैल्यू एक तरीके से आपको ये भी डिसाइड करने में मदद करता है कि हम किसी कंपनी के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो अभी उसकी बुक वैल्यू करंट उसकी बुक वैल्यू उससे कितना ज्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं या कम पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक की देखिए बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 247.53 के आसपास है इसकी बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब ये कंपनी बंद होती है तो ये पैसा आपको मिलेगा। बट इससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, आप देखिए 187 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो 187 के आसपास अगर ये ट्रेड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि लोगों में इसके प्रति जो है ये रुझान है कि भाई हो सकता है आगे एनपीए बढ़ जाए, लोन काफी सारे लोग डिफॉल्टर हो जाएं, तो मतलब आगे आने वाले समय में कंपनी की स्थिति और खराब हो सकती है। तो वो लोगों का सोचना है इसके बारे में, तो इस वजह से जो है बुक वैल्यू से भी नीचे, मतलब अंडर वैल्यूड हो गया ये, मतलब जो है उससे भी बुक वैल्यू से भी नीचे चला गया है, अंडर वैल्यूड हो गया। अगर हम इसकी बात करें एचडीएफसी वगैरह की बात करें तो एचडीएफसी में अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर इसका 311 के आसपास है। ठीक है, 311 के आसपास है इसका, तो इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये लोगों को विश्वास है कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी
इसका असेट मतलब सब कुछ बढ़िया है और लोगों को विश्वास है, इसलिए इसका ज़्यादा पैसा लोगों देने को तैयार है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको देखेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल कंपनी टेंजिबल असेट मान लीजिए 200, असेट लायबिलिटी 100, तो सपोज कंपनी के पास में 10 शेयर है। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस 100, तो 100 इसका जो है क्या हो गई बुक वैल्यू हो गई। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 10, क्यों 10 शेयर थे तो 10 रुपया जो है इसकी जो क्या हो गई 10 रुपये जो इसकी क्या हो गई बुक वैल्यू पर शेयर हो गई। अब मान लीजिए करंट प्राइस चल रही शेयर की 50 रुपया। ठीक है, तो हम प्राइस टू बुक रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 5 आ गया। 5 का मतलब क्या हुआ कि अभी हम फिलहाल जो है इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर उससे 5 गुना पेमेंट कर रहे हैं। तो 5 गुना पेमेंट कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि हाँ ये वास्तव में कंपनी उसके लिए एलिजिबल है, वास्तव में इसका इतना ज्यादा मतलब मार्केट वैल्यू है कि हम उसके लिए 5 गुना पैसा देने का तैयार है। तो वो एक पैरामीटर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, उस तरीके से हम इसको देखते हैं। आगे चलते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो दैट कंपेयर कंपनीज टोटल डेट टू द टोटल इक्विटी। ये कंपेयर करता है कंपनी के टोटल डेट से टोटल इक्विटी। तो डेट द डेट टू द इक्विटी रेशियो शो द परसेंटेज ऑफ कंपनी फाइनेंसिंग दैट कम फ्रॉम क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर। अब कंपनी में दो तरह से पैसा आता है, एक लोन के थ्रू आता है, एक इन्वेस्टर के थ्रू आता है। तो ये रेशियो डिसाइड आपको बताता है किसका कितना पैसा है। ठीक है, तो हायर द डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट दैट मोर क्रेडिटर लोन्स इट यूज देन द इन्वेस्टर फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ इसका फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या, और टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल लोन वगैरह टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अगर ये रेशियो जो है अगर हमारा आप देखेंगे कि ये रेशियो जो हमारा कायदे से क्या होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए कि हमारा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम हो इसका मतलब क्या है कि हाँ इसमें डेट कम है और इक्विटी ज्यादा है। बट अगर ये बढ़ता है रेशियो, अगर ये रेशियो बढ़ता है मतलब 1 से ज्यादा 1.5 1.5 बढ़ता है 2 बढ़ता है फिर भी एक रीजनेबल है। बट अगर इसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कंपनी की जो है कितना सेफ्टी मेजर यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर द डेट टू इक्विटी रेशियो टेस्ट हाउ वेल द कंपनी कैन रिफंड इट्स डेट ऑब्लिगेशन इफ द कंपनी गोज इनटू द सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी इस चीज का ये भी इंटरप्रिटेशन निकलता है कि जैसे मान लीजिए 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो 1 से कम है तो कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए कंपनी कुछ मतलब नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है कंपनी कुछ, तो हो सकता है ग्रोथ कम हो। और अगर 1 से ज्यादा है 1.5 है तब भी हम कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। किस कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं 1.5 या 2 है तो उन कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं भाई कंपनी का मतलब कुछ ऐसी सेक्टर की कंपनी जिसका काम ही जो है काफी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कुछ नया प्रोजेक्ट लगा रही है तो उससे उसको जो रिटर्न आ रहा है, उससे उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो उससे जो उसको रिटर्न आ रहा है, अगर वो रिटर्न काफी अच्छा है जिससे कि वो उसका जो कर्जा है वो आसानी से दे सके, तो उस कंडीशन में फिर उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो 1.5 या 2 है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। बट ये रेशियो में दिखाता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी में जो कंपनी में जो लोन बैंक लोन है और उसका जो है इन्वेस्टर फाइनेंसिंग वो किसकी कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि यहाँ पे देखो लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो यूजुअली इंप्लाइज मोर फाइनेंशियली स्टेबल बिजनेस। कंपनी विद हाई डेट टू इक्विटी रेशियोज कंसीडर मोर रिस्की टू क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर देन द कंपनी विद लोअर रेशियो। तो सीधी सी बात है, ये सारे रेशियो जो मैं आपको दिखाए हैं ये रेशियो जो है आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे जब कभी किसी मतलब एक ही सेक्टर की कंपनियों को आप कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ये रेशियो आपको हेल्प करेंगे कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेटर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। सीधा सा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट है, सब कुछ अवेलेबल है, रेडीमेड है सब कुछ यहाँ पर, बस आपको रिपोर्ट पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसकी क्या हेल्थ पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ किसकी कैसी है, कौन सी क्या रिटर्न जनरेट कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।